नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने पत्रकारों से बात कर उड़ीसा ट्रेन हादसे में मौजूद परिस्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 288 लोगों की जान गई है। 95 शवों का जिला स्तर पर स्थानांतरण किया गया है। 193 शवों को भुवनेश्वर लाया गया था, जिनमें से 110 शवों की पहचान हो गई है। कुल 288 में से 205 शवों की पहचान हो गई है। 83 शवों को पहचानना अभी तक बाकी है। जैसे मैंने काल बताया था, आफ्टर थोरो वेरिफिकेशन करने के बाद काल तक जिला प्रशासन कलेक्टर साहब ने 275 डेथ को कंफर्म किए थे। उसके बाद काल रेलवे ट्रैक की दोनों साइड 200 फीट को कमिंग किया गया था। मॉपिंग एक्सरसाइज किए थे, जिसमें रेलवे पुलिस, जिसमें स्टेट पुलिस, स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट के तत्वावधान में ये कमिंग एक्सरसाइज, मॉपिंग अप एक्सरसाइज किए थे। एंड उनका एक्सरसाइज में और कोई मृतक या आहत व्यक्तियों को पाया नहीं गया। लेकिन उसके साथ हम जो ट्रैक से जो बॉडी निकाले थे या जो इंजर्ड पर्सन को हम बॉगी से निकाले थे, उनका लिस्ट डिफरेंट हॉस्पिटलों को जो भेजा गया था, जो लिस्ट, वो लिस्ट, और जो मृतक को कलेक्शन करके एक पॉइंट में रखे थे बहानगा, पहले वो बहानगा जहाँ इंक्वेस्ट हुआ था उसका लिस्ट, फिर नोसी में हमारा जो टेम्पोररी मॉर्चुअरी के थे उसका लिस्ट, हॉस्पिटल का लिस्ट, मॉर्चुअरी का लिस्ट, टेम्पोररी फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन इंक्वेस्ट पॉइंट का लिस्ट, ये सब को रिकन्सिलेशन करने के बाद और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद आज कलेक्टर बालेश्वर फाइनली हैज कंफर्म्ड द फाइनल फिगर ऑफ डेथ टू बी 288। वो जो 288 मृतक घोषित किए हैं जिला कलेक्टर ने, उसमें से 94 बॉडीज, 94 जो बॉडीज को वो अपना लेवल पे इंक्वेस्ट के बाद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट ऑफ किन को। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बालासोर ट्रेन हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जो लोग बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए, उनके परिजनों और लोगों को जबरदस्ती कल नेताजी इंडोर स्टेडियम बुलाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वहां भाषण है। वे पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को चेक वितरित करेंगी। ये शर्म की बात है। उन लोगों को कोलकाता आने को कहा गया है। वे अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं है। বলতে চাই এখানে যে আগামীকাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আহত এবং নিহত পরিবারের লোকদেরকে এনে জোর করে চেক দিচ্ছে এবং চেকগুলো ইস্যু হচ্ছে কনসার্নিং বিডিও অফিসে। বিডিও অফিসে ডিস্ট্রিবিউট না করে তাদের সাধ্য শান্তি কমপ্লিট হয়নি, তাদেরকে ডিএম পুলিশরা জোর করে এনে মুখ্যমন্ত্রী এখানে ভাষণ দেবেন, হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে হেঁটে ভাষণ দেবেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে, বিজেপিকে, মোদিজিকে গালাগালি করবেন, অশ্বিনীজিকে গালাগালি করবেন, এপাং ওপাং ঝপাং করবেন। আর সেগুলোর জন্য এই শোকাতুর পরিবারগুলোকে তাদেরকে আসতে হবে কলকাতায়। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। वहीं इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट की कांग्रेस से दूरियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। 11 जून को पायलट की नई पार्टी की घोषणा होने की संभावनाओं की धूल मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दी। रंधावा ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि मैं आपसे ये सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वो पहले चाहते थे और ना ही वो अब चाहते हैं। क्या हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने के साथ बात की है और इन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं सर 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूँ
तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला चुनाव को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि उनका चुनाव हमारा हक है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं और अगर चुनाव आयोग पर कोई दबाव है तो वे कहें कि हम पर दबाव है और हम चुनाव नहीं करवा सकते। हालात खराब हो चुके हैं। G20 का आयोजन कर हालात पर पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है। हम उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? He said that there is a vacuum, that vacuum needs to be filled. अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें, हमारे ऊपर प्रेशर, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सर, हालात को देखते हुए कल भी जनरल ने कहा, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ से मिलिट्री की जो है कमी की जाए। एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात बिल्कुल ठीक है, G20 कराया। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। बहुत मतलब आप देखिए किस तरह इनके लोग जो है सिक्योरिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इनको डर है। हालात जनरल साहब ने सही कहा, हालात ठीक नहीं है। ये लोग हालात के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं G20 करा के, लेकिन असलियत हम यहाँ के रहने वाले असलियत जानते हैं ना। G20 वालों के लिए तो आपने रास्ते साफ कर दिए, यहाँ रहने वाले लोग समझते हैं ना ट्रैफिक का क्या हाल है आजकल। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना जहां हमें 5 मिनट लगते थे, आज हमें 40 मिनट लगते हैं। लोग रो रहे हैं, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते, मुलाजिम टाइम पे दफ्तर नहीं पहुंच पाता, मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक का हाल खराब है। वहीं गाजियाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चियों के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया गया है। मामले में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। वहीं स्टेट और केंद्र जांच एजेंसियों ने गाजियाबाद में डेरा डाला हुआ है। गाजियाबाद के सेक्टर 23 की ये खबर है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद है जहां पर जिसके कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को गाजियाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले एक नाबालिग बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने 5 बार मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेम के जरिए इस बच्चे का धर्मांतरण करवा दिया गया है। धीरे धीरे जब कड़ी जोड़ी तो इस मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। साथ ही शहनवाज नाम के दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र में जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं इस मामले में पाकिस्तान का एंगल भी अब सामने आ गया है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल इन बच्चों को दिखाया जाता है। देखिए, धर्मांतरण मामले में हमने 30 मई को अभियोग पंजीकृत करा गया था। इसमें 4 पीड़ितों के बारे में हमको पता लगा, जिसमें कि एक जैन धर्म का है, 3 हिंदू धर्म के नाबालिग बच्चे हैं। इसमें अब्दुल रहमान नाम के मौलवी की गिरफ्तारी करी गई है। पूछताछ के बाद पता चला है कि इनको पूरी जानकारी थी और साथ ही साथ इन्होंने दबाव देके एक लड़के से एफिडेविट भी साइन करवाया था कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल करा है। साथ ही साथ बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान है, उसकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम्स बना रखी हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था वो फोर्टनाइट नाम की गेमिंग ऐप और डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन के थ्रू था, जिसमें कि ऑनलाइन ये लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक की और डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के धर्मांतरण। वहीं मिर्जापुर में उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए राष्ट्रवादी मंच ने श्रद्धांजलि का आयोजन कर कैंडल मार्च निकाला। नगर के चौबे टोला रामटेक पर सभा का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च नगर के अलग अलग मार्ग से होते हुए संकट मोचन मंदिर पर संपन्न हुआ, जहां 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से मृतकों की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
वहीं पन्ना जिले में आपराधिक तत्व इतने बेखौफ हो चुके हैं कि आए दिन आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि अब शासकीय सेवक भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के आमहा नर्सरी में तैनात बीट गार्ड के साथ देखने को मिला, जहां आवास में सो रहे बीट गार्ड पर 3 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पिता को बचाने पहुंचे बेटे और पत्नी पर भी हमला किया गया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घायल वन रक्षक इंद्रभान के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से हालत गंभीर है। दोनों घायलों को सिमरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वन रक्षक ने बताया कि पहले अमहाई बीट में तेंदुआ का शिकार हुआ था, जिसमें कुछ लोग आरोपी बनाए गए थे। शायद इसी वजह से उन पर यह हमला किया गया है। एक दूसरी घटना हुई है जिसमें जानलेवा हमला किया गया है हमारे साथी पर। इस बार हमारे साथी वन रक्षक श्री इंद्रभान सिंह बीट अमहाई और रेंज 15 से हैं, जिन पर प्राण खतरा हुआ है। तो यह प्रश्न तो सभी पर के समक्ष है कि भाई प्रशासन इतना उदासीन क्यों है। पिछले 10 दिनों में गिरफ्तारी पिछले प्रकरण में भी नहीं हुई है, अभी भी रिपोर्ट हुई है तो उस पर भी कोई विशेष कार्रवाई हुई हो, ऐसा ना तो हमें जानकारी है, ना आपके माध्यम से हमें कुछ ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। अच्छा, कितने लोगों ने हमला किया है इन पर? इस घटना में 4 लोगों ने हमला किया है। किस चीज़ से हमला किया है? हमला डंडे और कुल्हाड़ी से किया है, और वो तो ईश्वर की कृपा है कि परिवार इसमें सुरक्षित रहा है। और केवल हमारे साथी भाई पर हमला हुआ, वो भी प्राणघातक हमला है, लेकिन स्थिति। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां गरीबों की जमीन हड़पने में शामिल 6 सरकारी कर्मचारियों सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई जांच की कमेटी में इन लोगों के दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की गई है। जिला अध्यक्ष दिव्या मित्तल ने बताया कि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि किस तरीके से गरीबों की जमीन हड़पने के लिए भूमाफिया कुचक्र रखते हैं और रचते हैं। साथ ही भूमाफिया का साथ देने वाले कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मिर्जापुर में कोई भी इस तरीके का कार्य कर रहा है तो उसे मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। कुछ भूमाफिया प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा कुछ हमारे प्रशासन के भी लोगों की संलिप्तता से कुछ गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने के मामले सामने आए हैं। ऐसे 3 मामलों में एसडीएम के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करते हुए जांच हुई और सत्यता प्राप्त होने के बाद भूमाफियाओं के विरुद्ध और हमारे तहसील के नायब तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार इस रैंक के व्यक्तियों के विरुद्ध भी बहुत ही कठोर धाराओं में, जिसमें 420, 467, 468 इस तरह की धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसमें मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई प्राइवेट आदमी है, भूमाफिया है या हमारा अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक का, चाहे वो हमारे लेखपाल हो या हमारे नायब तहसीलदार या तहसीलदार या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि कोई हमारे गरीब जनता का मिर्जापुर में हक मारेगा, उसके बच्चों को उसके हक से वंचित करेगा, तो उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा उनको जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। इसी के क्रम में मैं बाकी जनता से भी ये अपील करना चाहूँगी कि ये भूमाफिया लोग कहीं ना कहीं बीच में आम आदमियों को खड़ा करके पहले जमीन उनके नाम करवाते हैं और उनसे उस जमीन को खरीदने का काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पुष्कर धामी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष पहले से भी एक था। जब बरसात आती है तो बरसात के समय जंगल में रहने वाले सारे सांप बिच्छू एक हो जाते हैं, उसी तरह विपक्ष भी बरसात के भय से एक हो गया है। विपक्ष पहले से भी एक था, कोई ऐसी बात नहीं है। और विपक्ष का ठीक ऐसे ही है, जैसे कि बरसात आती है तो बरसात के समय में सारे जो जंगल में रहने वाले जितने भी सांप, बिच्छू, नेवला, केकड़ा, मेकड़ा सारे एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से विपक्ष का भी है। वो बरसात के भय से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने काम किया है, तो उसके कारण से सब उनकी एका दिखाई। वहीं मुरादाबाद में निरंतर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार और प्रशासन लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल हो रही है। पीड़ितों का कहना है कि हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून बना दिया जाए, उस पर मांग कर सुनवाई नहीं हुई और दूसरी तरफ आए दिन देश की बेटियां लव जिहाद के दलदल में फंसती जा रही हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र का है। गौरतलब है कि लड़का लड़की दोनों बरामद कर लिए गए हैं। लड़की नाबालिग है, मुकदमा दर्ज हो चुका है।
सर, कटघर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग समुदाय के लड़के लड़कियों को बरामद किया गया। क्या पूरा मामला है और क्या इसमें कार्रवाई करी है? इस संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 363 366 IPC का। साथ में क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है, तो उसमें पॉक्सो एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो भी उसमें कार्रवाई है उसका कोर्ट में बयान करवाया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है, और उसी के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। सर, क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है किन किन धाराओं में इसमें मुकदमा? मुरादाबाद महानगर के अंदर निरंतर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार और प्रशासन इन लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल हो रही है। हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून लगे। आज एक और प्रकरण मुरादाबाद के पीतल बस्ती क्षेत्र कटघर थाने का है। लड़का लड़की दोनों बरामद कर लिए गए हैं। लड़की नाबालिग है। मुकदमा दर्ज हो चुका है और कार्रवाई के लिए हमने कही है और कार्रवाई हो भी रही है। तो मुरादाबाद महानगर के वहीं मुरादाबाद के ताजपुर माफी गांव में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर MBA का बुलडोजर चलाया गया है, जिसमें अवैध बाउंड्री और प्लॉटिंग को तोड़ने का प्रशासन की ओर से काम किया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार MBA की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद जिले की पोस्टो इलाके के ताजपुर माफी पर 4 थानों की पुलिस बल को लेकर NDA के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एकता को लेकर प्रस्तावित बैठक में सभी संबंधित दलों के प्रमुखों के शामिल होने पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि 12 जून को होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है और इसकी अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। जदयू के शीर्ष नेता नीतीश ने एक समारोह में इतर संवाददाताओं से कहा कि इस बहुचर्चित बैठक की नई तारीख की घोषणा सभी दलों के विचार के विमर्श के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा, हमें 12 जून की बैठक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस और एक अन्य पार्टी ने मुझे बताया कि उन्हें तारीख असुविधाजनक लगी, इसलिए मैंने बैठक को स्थगित करने का फैसला किया। मैंने कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों के साथ परामर्श के बाद एक नई तारीख सुझाने के लिए कहा है। नीतीश ने कहा कि मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि सभी दल जो बैठक में हिस्सा लेने के लिए सहमत हैं, उनके संबंधित प्रमुखों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले जी ने उन विभूतियों को सम्मानित किया जिन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किए और भारत की एकता और अखंडता को लेकर कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने अपने विचार रखे और पत्रकारों से बात की। मध्ये आमच्या पक्षाला राज्याची मान्यता मिळालेली आहे, त्यामुळे मी त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। मी अमित भाईंना एकदा भेटणार आहे, JP नड्डांना भेटणार आहे आणि देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याशी बोलणार आहे, माननीय एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणार आहे आणि RPIला कोणत्या जागा देणं शक्य आहे त्याच्या संबंधामध्ये सुद्धा मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे। साधारण कोणत्या जागांवरती तुम्ही आज शिर्डी आणि जर पाहिलं तर काही जागा राखीव आहे, त्यापैकी कोणत्या जागा साधारण मागणी करा? आता एखादी जागा राखीव आणि एखादी जागा जनरल द्यावी असा माझा प्रयत्न राहणार आहे। त्यासाठी कॅन्डिडेटची आम्ही चाचपणी करतो आहोत आणि एकदा आम्हाला जागा देण्याच्या संबंधामधला निर्णय तर झाला की त्या ठिकाणी एक दलित कॅन्डिडेट आणि एक नॉन दलित कॅन्डिडेट अशा पद्धतीचं समीकरण आमच्या समोर आहे। विस्तार पण रखडलेला आहे, सोल्युशन अद्याप एक्सपान्शनवर झालेलं नाही आहे, कुठेतरी बिनसलेला आहे का शिंदेची मागणी आणि भाजपची मागणी? नाही, बिनसल्याचा काही विषय नाही आहे, कारण दोघांचे जे मंत्री त्यामध्ये होणं अत्यंत आवश्यक आहे। BJPकडे आमदारांची संख्या मोठी आहे, जवळजवळ 112-13 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 50 आमदार। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।